Now, I'm going to teach you about veto power of the President of India. वर्ड वीटो का मतलब समझना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे वीटो पावर क्या होती है। समझिए वीटो पावर क्या है। ये देखिए, वीटो वर्ड का, जी हाँ, वीटो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन, एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन वर्ड का मतलब है टू स्टॉप, किसी को रोक देना, ठीक है, यानी टू बेंच समथिंग। एंड देन अथॉरिटेटिव, पूरी अथॉरिटी से रोक देना, मना करने का अधिकार। नो बोलने का राइट क्या होता है? नो बोलने का राइट होता है वीटो पावर। क्लियर? अब जब लेजिस्लेचर और जब एग्जेक्टिव के रिलेशन से ये बात करते हैं, यानी इंडियन प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं, तब ये क्या बन जाता है, अभी मैं आपको वो बताऊंगा। पर उससे पहले ये बताऊंगा कि यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 1945 को बना, और इसके कई प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, कई प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। जब यूएसए ने जापान पर हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था, एटम बम गिराया था, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड एटम बम वाज यूज्ड इन अ वार। फिर उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए यूएनओ बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक है सिक्योरिटी काउंसिल। कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले, इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा कि कब तक देश की, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट से दूर रखा जाएगा। हमें परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल मिलनी चाहिए। उसने अपने दावेदारी को पूरी मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा कि हमें चाहिए क्या? सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट। क्यों? क्यों कहा? समझिए, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल टोटल अगर हम बात करें तो 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 होते हैं परमानेंट, वो कभी चेंज नहीं होंगे, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट, जो कि चेंज होते रहते हैं। क्लियर? 2-2 साल के लिए बनते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। भारत बहुत बार नॉन परमानेंट मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। क्लियर? और हम डिमांड कर रहे हैं परमानेंट सीट। एक क्वेश्चन आया है स्नेहा का, रीजन व्हाई प्रेजेंट रूल दैट स्टेट इमरजेंसी इज इम्पोज्ड। थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है जी। वैसे बता देता हूँ, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट के ग्राउंड पर लगता है क्या? क्या लगता है? स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेजेंट रूल। जब संविधान के दायरों में रहकर एक राज्य के अंदर काम करना, सरकार का काम करना असंभव हो जाए, तब सरकार खत्म करके गवर्नर सजेस्ट करता है प्रेसिडेंट को कि आप लगा दो स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, और सीधा सेंटर राज करेगा स्टेट पर। क्लियर? जब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरों में रहकर सरकार चलाना एक स्टेट में इम्पॉसिबल हो जाए, तो सेंटर अपनी चलाती है, इसे हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। उस स्टेट में अपनी चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और आगे, अब ये मैं बात कर रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर 2-2 साल के लिए बनते हैं, 5 परमानेंट परफेक्टली बने रहते हैं हमेशा। तो हम, भारत मांग रहा है 5 परमानेंट सीट्स की बजाय 6 परमानेंट कर दो और हमें भी परमानेंट मेंबर बना लो। पर अभी तक यूएनओ ने बात नहीं मानी है। ऐसा क्या स्पेशल पावर है परमानेंट मेंबर के पास? वो पावर का नाम है वीटो पावर, यानी राइट टू से नो। राइट टू से नो, इसका क्या मतलब है? मान लो कोई फैसला लेना है, 15 देश हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं, इन्होंने कुछ फैसला लेना है। 14 ने बोल दिया यस, मगर एक एक परमानेंट मेंबर ने, एक
परमानेंट मेंबर ने बोल दिया नो, सिर्फ चाइना ने भारत के खिलाफ जाके बोल दिया नो, बाकी पूरी दुनिया ने बोला यस। तो इसका इफेक्ट क्या है? क्योंकि वीटो पावर है, इस कारण से आंसर निकला नो। सोचो 14 ने बोला यस की वैल्यू कम है, मगर एक भी परमानेंट मेंबर ने अगर नो बोल दिया तो वही होगा जो वो चाहते हैं। इसे कहते हैं नो बोलने का अधिकार, ना कि वोटिंग। इंडियन प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे यूज करते हैं इस एक्सप्रेशन को, कि लोकसभा ने बिल को पास किया, राज्यसभा ने भी बिल को पास किया, फिर गया वो प्रेसिडेंट के पास, क्या प्रेसिडेंट नो बोल सकता है? इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो, जी हाँ। सेंटर का बिल यानी यूनियन गवर्नमेंट का जो बिल है, यानी यूनियन लेवल का जो बिल है, उसमें अगर लोकसभा राज्यसभा से पास होने का प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट नो नहीं बोल सकता, यानी नो एब्सोल्यूट वीटो ऑन यूनियन बिल्स, ऑन यूनियन बिल्स। क्लियर? अब आ जाओ स्टेट की लेवल बिल्स के ऊपर, वो भी बताऊंगा। हालांकि जो बिल विधानसभा, निशा, जो बिल विधानसभा ने पास किया, फिर गया विधान परिषद के पास, उन्होंने पास किया, फिर गया उस स्टेट के गवर्नर के पास, और गवर्नर ने उसको अगर रिजर्व कर दिया, किसके लिए रिजर्व कर दिया? फॉर प्रेसिडेंट, कि मुझे मेरा प्रेसिडेंट बोलेगा, देश का प्रेसिडेंट बोलेगा तो मैं साइन करूँ, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है। और प्रेसिडेंट ने भेज दिया वापस गवर्नर के पास इस ऑर्डर के साथ कि तुम इसको स्टेट लेजिस्लेचर से रिकंसीडर करवा के दो, यानी पासिंग अगेन, पासिंग अगेन, अगेन इन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी विधानसभा विधान परिषद दोबारा वोटिंग करें, और इन्होंने दोबारा पास कर दिया। फिर से गवर्नर के पास गया, और गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। अब क्या प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन दिस बिल? आंसर इज नो, नहीं। तो इस तरह से प्रेसिडेंट को, इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वीटो पावर मिली हुई है, कौन से वाली? एब्सोल्यूट वीटो। बट ये जो पावर मिली हुई है, बट किस केस में मिली है? ओनली इन स्टेट बिल्स। और स्टेट बिल्स सब पे नहीं मिली हुई, ओनली ऑन नॉन मनी बिल्स, नॉन मनी बिल्स। स्टेट लेवल भी पूरी स्टेट का हर तरह का बिल नहीं, सिर्फ वो स्टेट बिल्स जो कि नॉन मनी बिल्स है, जिनका पैसे भी लेना देना नहीं है, सिर्फ उस पर वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो इस रूप में लगा सकता है प्रेसिडेंट। और ये कैसे लगाई? पहले स्टेट के दोनों हाउसेज में पास किया, विधानसभा ने, विधान परिषद ने, फिर गया गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के कहने पर या उसकी मर्जी से उसको रिजर्व कर दिया फॉर प्रेसिडेंट। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने बोला इसको फिर से पास कराओ, स्टेट लेजिस्लेचर शुड रिकंसिडर अगेन, ठीक है, और फिर गया, उन्होंने फिर से पास कर दिया। अब फिर से गया गवर्नर के पास, अब उसे फिर से भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, क्या प्रेसिडेंट को साइन करने पड़े? नहीं। जबकि सेंटर के बिल्स में ऐसा नहीं होता। अगर लोकसभा ने बिल पास किया और वो गया राज्यसभा में और फिर गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक पावर है, वंस सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन, कि उस बिल को लेजिस्लेचर से, सेंटर के लेजिस्लेचर से दोबारा पास करवाना। और मान लो लोकसभा एंड राज्यसभा पास अगेन, उन्होंने दोबारा से पास कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? अब प्रेसिडेंट बंध गया। अब जो ये प्रेसिडेंट है बाउंड टू साइन, ये बाउंड हो गया, बंध गया, बाउंड टू साइन, बाउंड टू गिव एसेंट, बिल बनेगा बनेगा। पर जो इसने एक बार वापस भेजा था सेंट्रल लेजिस्लेचर में, सेंटर का ही बिल सेंट्रल लेजिस्लेचर में दोबारा अगर भेज दिया, जिन्होंने पहले पास किया उनको दोबारा से पास करने को कह दिया, तो कुछ टाइम के लिए ये काम डिले तो हो गया ना। इसी को कहते हैं हम क्या, कौन सा बिल कहते हैं?
कौन सा वीटो पावर कहते हैं? सस्पेंसिव वीटो। कुछ टाइम के लिए सस्पेंस हो गया, सस्पेंसिव वीटो। जितनी इमरजेंसी से वो पहले पास हुआ था उतनी ही मेजॉरिटी से दोबारा पास करने के लिए बोलना सस्पेंसिव वीटो होता है। पर एक बिल अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास हुआ है और फिर वो उसके बाद यानी लोकसभा ने पास कर दिया प्लस राज्यसभा ने भी पास कर दिया, ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया, फिर गया वो प्रेसिडेंट के पास। क्या प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि तुम इसी बिल को एक बार दोबारा पास करो, मगर इस बार सिंपल मेजॉरिटी नहीं बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साइन करो, पास करो, यानी 2/3। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? 1/2, आधे से एक मतलब ज्यादा। क्या वो ऐसा कर सकता है? इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते, यूएसए में ऐसा प्रेजेंट कर सकता है। इसको कहते हैं हम क्वालिफाइड वीटो। एक क्वालिफिकेशन ऐड कर देना कि दोबारा से अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया तो असाइन करो, नहीं तो नहीं। इंडिया में हो ही नहीं सकता ऐसा। मैंने आपको 3 वीटो पावर्स के बारे में बता दिया। सबसे पहले मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट के बारे में, मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट वीटो के बारे में, और मैंने कहा सरेआम मना करता है, मैं नहीं करूंगा साइन। तो ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट वीटो, withholding his assent to the bill passing by the state legislature। ना हाँ बोलना ना बोलना। अगला आता है क्वालिफाइड वीटो, कि हायर मेजॉरिटी के साथ दोबारा से पास करने को बोलना। ये इंडिया में हो ही नहीं सकता। फिर आता है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। अब सस्पेंसिव वीटो में वो थोड़ा डिले कर सकता है। ही कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद द ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। ओके, he सस्पेंसिव वीटो आस्किंग द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, दोबारा पास करो चाहे सेम मेजॉरिटी से, ठीक है। और अब अगर सस्पेंसिव वीटो लगा दिया फिर वो बन जाएगा, फिर तो साइन करना ही पड़ेगा। ये आर्टिकल 111 में लिखा है। फिर पॉकेट वीटो क्या होता है? नीदर सेइंग यस नॉर सेइंग नो, यानी विद होल्डिंग द असेंट, यानी टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ भी ना करना उस बिल का, पड़ा रहने दो उस बिल को, इसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। इंडिया वाले के पास सब कुछ है मगर क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ठीक है। तो 3 तरह के वीटो का मिक्स है। एब्सोल्यूट वीटो है तो है पर कम है। किस पर है? स्टेट बिल्स पर, वो भी नॉन मनी बिल्स पर। सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो है, पर पॉकेट वीटो भी मनी बिल्स पे नहीं लगता। क्लियर? भारत में क्वालिफाइड वीटो की पावर ही नहीं है, ये सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है। ओके, अब एक एक को डेप्थ में कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ आप एब्सोल्यूट वीटो। ये देखिए, ये देखिए, ये प्रेसिडेंट की वो पावर है जिसमें वो विद होल्ड कर सकता है अपने एसेट को। बिल के ऊपर जो उसने एसेट देना है, वो बिल जो पार्लियामेंट पास कर चुका है, प्रेसिडेंट चाहे तो साइन ना करे, ठीक है, और इससे वो बिल देन एंड्स एंड डजंट बिकम एन एक्ट। अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो बिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ 2 केसेस में अप्लाई होता है। प्राइवेट मेंबर बिल पर कर सकता है प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो, यानी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है, किसी पार्टी की तरफ से, रूलिंग पार्टी से नहीं है, तो वो कौन सा, ना तो अपोजिशन से है ना रूलिंग से है, तो हम कहेंगे वो प्राइवेट मेंबर है। समझ में आया? ऑपोजिशन में भी नहीं है और रूलिंग पार्टी में भी नहीं है, तो क्या है? इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट, निर्दलीय विधायक जिसे कहते हैं ना स्टेट लेवल पर, निर्दलीय। तो निर्दलीय का जो बिल है उस पर एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा, अगर सरकारी बिल है यानी गवर्नमेंट बिल है, ठीक है, with respect to the government's bill when the cabinet resigns after the passing of the bills but before the assent of the president,
ठीक है, तब भी and the new cabinet advises the president not to give his assent to such bills। समझिए, अगर सेंटर का कोई बिल है, सेंट्रल बिल है, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, ठीक है, और लोकसभा से पास हो चुका है, उसके बाद नई लोकसभा का गठन हो गया, तो जो नई लोकसभा गठन हुआ वो अपने हिसाब से काम करके अभी तक साइन नहीं हुए थे प्रेसिडेंट के, तो वो उस जो नई लोकसभा आएगी उसके लीडर जब नया पीएम जो आएगा वो कह सकता है आप पुराने वाले बिल को खत्म कर दो। फिर से पढ़ रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल, सरकारी बिल, व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस, कैबिनेट रिजाइन कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गए, पीएम गया, ठीक है, लेकिन कब गया? आफ्टर पासिंग द बिल, ठीक है जी, बट बिफोर द असेंट, तो जाहिर सी बात है नए मंत्री आएंगे, नया पीएम आएगा, उन्होंने कह दिया पुरानी सरकार का बिल खत्म करो, हम अपने हिसाब से बिल बना के देंगे। समझ में आया? अब ये वाली जो एब्सोल्यूट वीटो पावर है ये कहाँ कहाँ आज तक यूज हुई है, यानी आंसर ही ना करना। 1954 में ये पावर यूज की थी राजेंद्र प्रसाद ने, और 1991 में यूज की थी आर वेंकटरमन ने। कौन सा बिल था? पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल, पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जैसा नाम था। The bill was passed by the parliament when the present rule was in operation in the state of Pepsu, but when the bill was presented to the president for his assent, the present rule was revoked। ठीक है, इसका क्या मतलब निकला कि ये जो बिल था, ठीक है, पेप्सू, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब नाम था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ठीक है, ये जो बिल था, राजेंद्र प्रसाद उस समय होते थे प्रधानमंत्री, ठीक है जी, और इन्होंने क्या किया? विदहेल्ड हिज असेंट, जवाब नहीं दिया है ना किस बिल को? पेप्सी बिल को, ठीक है, जबकि ये बिल पार्लियामेंट ने पास किया था, वाज पास बाय द पार्लियामेंट। कब पास किया? जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, ओके, लेकिन जब ये प्रेसिडेंट के सामने रखा गया, प्रेसिडेंट के पास सामने रखा गया फॉर असेंट, तब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया था। चले आगे, और 1991 में सैलरी एंड अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ एमपीज बिल आया था। आर वेंकटरमन जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने अपना एसेंट विदहेल्ड कर लिया, ठीक है जी। क्यों? लास्ट डे बिफोर द रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, डिसॉल्व होनी थी लोकसभा, उससे लास्ट दिन एक रात पहले इन्होंने पास किया था, वो भी विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? स्टेट लेवल डॉट बड़ी बिल पर कैसे एक्सरसाइज होता है एब्सोल्यूट वीटो, पहले बता चुका हूँ कि गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने क्या बोला? नो, उसने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, रिजर्व कर दिया कि प्रेसिडेंट जो बोलेगा वो करूंगा। प्रेसिडेंट ने क्या किया? दोबारा भेजा गवर्नर के पास विद ऑर्डर की रिकंसिडर कराओ लेजिस्लेचर से, उन्होंने दोबारा रिकंसिडर कर लिया, फिर गया गवर्नर के पास, फिर गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट नॉट वांट टू साइन। पर अगर सेंटर का बिल होता, सस्पेंसिव वीटो कहते हैं इसको, सस्पेंड हो गया ना थोड़ा टाइम के लिए, रिकंसिडरेशन वाला काम, तो सस्पेंसिव वीटो अगर सेंटर के बिल के ऊपर लगाया है प्रेसिडेंट ने और फिर से रिकंसिडर होके आ गया, तो अब नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन। समझ में आया? सस्पेंसिव वीटो समझ में आ गया, एब्सोल्यूट समझ में आ गया, क्वालिफाइड समझ में आ गया, बचा क्या? पॉकेट वीटो। लेट द बिल लाइन टेबल नीदर सेइंग यस नॉर सेइंग नो। अब सस्पेंसिव समझते हैं। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है अपनी वीटो पावर कैसे? रिटर्निंग द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, कि रिकंसिडर करो, दोबारा पास कर दो उसी मेजॉरिटी जिससे पहले पास किया था, और अगर दोबारा से पास अगेन हो गया, ठीक है, फिर चाहे अमेंडमेंट के साथ हुआ या विदाउट अमेंडमेंट पास हुआ है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाएगा कि उसको साइन करना पड़े, एसेंट देना पड़ेगा, ठीक है। दिस मींस दैट प्रेसिडेंशियल वीटो इज ओवररिडन बाय अ रीपैसेज ऑफ द बिल बाय द सेम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। कोई हायर मेजॉरिटी नहीं चाहिए, जैसे यूएसए में सस्पेंसिव वीटो में ये भी कहता है मेजॉरिटी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं, उसी मेजॉरिटी दोबारा पास करना कह रहे हैं, ठीक है। The president says veto when he returns a bill for reconsideration of the parliament। आगे चलते हैं। President doesn't possess this veto in case of money bills। money bill पर कभी सस्पेंसिव veto नहीं लगता, ठीक है।
neither president can give his assent to a money bill or withhold his assent. मनी बिल में पहले ही प्रेसिडेंट का assent लिया होता है, फिर जाता है वो लोकसभा, वहां पे उसे सर्टिफिकेट मिलता है स्पीकर से कि हाँ ये बिल मनी बिल है, ठीक है, फिर जाएगा राज्यसभा, समझ में आया, तो पहले लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा पास होगा। अब ऐसे में ये देखिए, president can either give his assent to a money bill or withhold his assent to a money bill, but cannot return it for the reconsideration of the parliament. समझ में आया? प्रेसिडेंट चाहे तो असेंट दे दे मनी बिल को, चाहे विदहोल्ड कर ले अपना असेंट, बट रिटर्न नहीं कर सकता फॉर रिकंसिडरेशन, नो सस्पेंसिव रिटर्न। नॉर्मली the president gives his assent to the money bill as introduced in parliament with his उसी परमिशन से तो लेजिस्लेचर में आया था, अब पास हो गया तो प्रेसिडेंट क्यों मना करेगा साइन करने से, पहले मना कर देता। समझ में आया? और आगे चलते हैं, फिर आता है पॉकेट विटो। कोई टाइम लिमिट नहीं है कितने टाइम के अंदर अंदर हाँ या ना बोलना है प्रेसिडेंट को। लेट द बिल लाई ऑन द टेबल, लाई इन द पॉकेट, इसका ये मतलब है, इसको पॉकेट विटो कहते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए ना हाँ ना तो रेटिफाई करेगा, हाँ बोलेगा, ना रिजेक्ट करेगा, ना ही वापस देगा, सिंपली क्या करेगा, कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। तो लिमिट लगा रखी ना प्रेसिडेंट पे। तो ये जो प्रेसिडेंट की पावर है, कोई एक्शन ना लेने की पावर, ठीक है, ना तो पॉजिटिव एक्शन किया ना ही नेगेटिव एक्शन लिया, तो प्रेसिडेंट इस तरह से एक्सरसाइज कर देता है। The president exercise this veto power as the constitution doesn't prescribe any time limit. कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। जब लोकसभा राज्यसभा ने बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास क्या टाइम है, कितने दिन के अंदर साइन करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे कहते हैं पॉकेट विटो, within which he has to take the decision with respect to a bill presented to him for his assent. In USA, on the other hand, president has to return the bill for reconsideration within 10 days. USA में 10 दिन का टाइम है, जो वहां पे दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, उससे जो बिल पास कर दिया और गया प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद 10 दिन का टाइम है। Within 10 days he can return the bill. In USA, on the other hand, the president has to return the bill for reconsideration within 10 days. Hence it is remarked that the pocket of the Indian president is bigger than that of the American president. Clear जी? और प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट विटो लगाया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर। कब लगा? 1986 में। ये कौन सा टाइम था? सिख दंगों के बाद का दौर। राजीव गांधी सरकार ने फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रोक लगा दी थी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, क्योंकि राजीव गांधी सरकार के खिलाफ सिख विरोधी नारे लग रहे थे। तो उन्होंने इस बिल के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाई फ्रीडम ऑफ प्रेस पर, ठीक है जी, इसलिए इसको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। और ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर साइन नहीं किया। ज्ञानी जैल सिंह सिख थे और दिल्ली में बैठते थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और दिल्ली में ही सिखों को जिंदा जलाया गया आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। कांग्रेसी लीडर्स ने बदला लिया इस तरह से सिखों से, क्योंकि वो सिख ही बॉडीगार्ड थे, सिख बॉडीगार्ड थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया था। हाँ, कहर सिंह केस, ठीक है जी। तो इस कारण से सिखों को अंधाधुंध जिंदा जलाया, मार दिया दिल्ली में। लोगों ने अपने पर्सनल बिजनेस फायदों के लिए भी सिखों को मारा, मगर राजीव गांधी ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर। राधा राजीव गांधी खुश हो रहा था। राजीव गांधी ने कुदरत के खिलाफ जाके एक बयान भी दिया ज्ञानी जैल सिंह को। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा, मुझे मेरे रिश्तेदारों के फोन आ रहे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, सपने से उभर नहीं पाए थे राजीव गांधी, उन्होंने जवाब दिया और कुदरत के खिलाफ जाकर जवाब दिया, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती है, हिलने दो, यानी सिखों को मरने दो। ये काला धब्बा है कांग्रेस के ऊपर। क्लियर? तो ज्ञानी जैल सिंह का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया था दिल्ली के सिख दंगों के बाद। ज्ञानी जैल सिंह और के रिलेशंस राजीव गांधी से बिगड़ गए थे। तो राजीव गांधी के ही पास किए हुए इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल
जिसपे उन्होंने प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, ठीक है, उसके ऊपर पॉकेट वीटो एक्सरसाइज कर दिया और साइन नहीं किया, पास नहीं होने दिया। 3 साल के बाद 1989 में जो अगले प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरमन, उन्होंने बिल को एक बार फिर रिकंसिडर करने को कहा, लेकिन जो नई सरकार थी, जो नेशनल फ्रंट की सरकार थी, उन्होंने डिसाइड किया इस बिल को ड्रॉप कर देना चाहिए। ठीक है जी, प्रेसिडेंट के पास कोई हैज नो वीटो पावर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान का संशोधन करने के लिए जो बिल बनता है उसके ऊपर वीटो पावर नहीं हो सकती। ये कहां से रूल बना? 24th अमेंडमेंट 1971। हर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है ये आर्टिकल 368 का बिल होता है। ओके, और 24th अमेंडमेंट ने ये ऑब्लिगेटरी कर दिया प्रेसिडेंट के लिए कि उसको एसेंट देना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को। क्लियर? इसके साथ ही आज के सेशन को हम यहाँ अंत करने जा रहे हैं। वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी करा देते हैं, यहाँ काफी हो गया। चलो एक और करवा देते हैं आपको। ये वैसे पहले बता चुका हूँ कि जब एक स्टेट लेवल नॉन मनी बिल, ठीक है, नॉन मनी बिल जाता है गवर्नर के पास साइन होने के लिए और गवर्नर उसे रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट बोलेगा तो मैं साइन करूंगा। ठीक है, तो when a bill passed by a state legislature is presented to the governor for his assent, तो गवर्नर के पास चार ऑप्शंस हैं जो कि आर्टिकल 200 में लिखे हैं। चाहे तो वो साइन कर दे, चाहे वो विदहोल्ड कर ले, या फिर रिटर्न द बिल कर दे फॉर रिकंसिडरेशन, यानी सस्पेंसिव वीटो लगा दे। थर्ड ऑप्शन का मतलब है सस्पेंसिव वीटो। चौथा, वो उस बिल को रिजर्व कर दे फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर तो उसने भी साइन कर दिया गवर्नर ने तो एक्ट बन जाएगा, स्टेट का एक्ट। अगर विद होल्डिंग द एसेंट कर दिया, ठीक है, तो भी वो बिल रुक जाएगा, काम उसका नहीं आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, अगर वापस कर दिया विधानसभा विधान परिषद को कि दोबारा पास करो, इसे कहते हैं रिकंसिडरेशन, इसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, कुछ टाइम के लिए डिले डालना। ठीक है, और चौथा है कि सेंटर में भेज देना। पंजाब का मान लो वो स्टेट लेवल बिल था, पंजाब से पास हो गया, मगर गवर्नर ने कहा भेज दिया उसको? सेंटर में, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो एक मिनट यहां चलते हैं। तो जब बिल when the bill is reserved by governor for consideration of president, तो प्रेसिडेंट के पास 3 चॉइस है, या तो वो यस बोल दे या वो नो बोल दे। यस यानी गिविंग द एसेंट, नो यानी कि विदहोल्डिंग द एसेंट। ठीक है, या फिर एक थर्ड खतरनाक ऑप्शन क्या है कि वो गवर्नर को बोले, सिर्फ तब बोल सकता है जब वो नॉन मनी बिल है, मनी बिल किसी भी नहीं बोल सकता। गवर्नर को बोले कि अब तुम सस्पेंसिव वीटो लगाओ। ठीक है, लगा दिया और फिर से बिल भेज दिया जाएगा पास्ड अगेन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, फिर से गया स्टेट लेजिस्लेचर और वहां से पास दोबारा हो गया, चाहे वो विद अमेंडमेंट है चाहे विदाउट अमेंडमेंट है। ठीक है, और फिर से गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू साइन, प्रेसिडेंट की मर्जी है साइन करे या ना करे। यानी स्टेट लेजिस्लेचर के 2 बार एक बिल को पास करने के बाद भी उसको लॉ नहीं बनने दिया प्रेसिडेंट ने। ये है एब्सोल्यूट वीटो ऑन स्टेट लेवल नॉन मनी बिल्स। Okay, so this means that the state legislature cannot override the power of the president. Further, the constitution has not prescribed, संविधान ने प्रिस्क्राइब ही नहीं किया कोई टाइम लिमिट कितने टाइम के अंदर प्रेसिडेंट को फैसला लेना होगा। ठीक है, डिसीजन विद रिगार्ड टू अ बिल रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर हिज कंसीडरेशन। ठीक है जी, इसलिए प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है इस पावर को। President can exercise pocket veto in respect of state bills also. अगर हम टेबल फॉर्मेट में बात करें तो ये देखिए, ऑर्डिनरी बिल, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनरी बिल को क्या कर सकता है? रेटिफाई कर सकता है, ठीक है जी, रिजेक्ट कर सकता है, कैन बी रिटर्न्ड। मनी बिल्स रेटिफाई कर सकता है, छोड़ो इसी जरूरत ये सब मैं करवा चुका हूँ आपको। ठीक है,
तो इसके साथ ही हम इस सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। हमारा जो अगला सेशन होगा वो होगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विद दिस आई एंड दिस सेशन। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? कोई स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? Should I end this session?